Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Sadia Manzoor, lecturer in mathematics at Government Degree Girls College, Block 12, Guristani, Johar, Karachi. Students, this is lecture number 6 of the chapter Sequences and Series. In lecture number 5, we discussed and solved some problems related to arithmetic series from exercise 6.2, including question number 5, question number 6, question number 10 and question number 11. Question 5, 10 and 11 were completely solved and I gave you some hints to solve question number 6 by yourself, and I hope that you people have solved it. Now the first question which I am going to explain you is question number 13 of exercise 6.2. The question is, if the sum of p terms of an arithmetic progression is the same as that of the sum of q terms, show that the sum of p plus q terms is 0. इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी, लैंग्वेज तकरीबन सेम थी, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे एक्सरसाइजेज में भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन में ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस क्या है, तो उससे फिर आपको सही से ये अंदाज़ा होगा कि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी p टर्म्स का सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उसी प्रोग्रेशन की q टर्म्स के सम के बराबर है, और आपको प्रूफ ये करना है कि अगर हम p प्लस q टर्म्स का सम लें तो वो सम 0 के बराबर होगा। इसको जब अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन किस तरह करना है तो आपको ये इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, we consider an arithmetic progression with first term a and common difference d. तो Sn can be written as n upon 2 2a plus n minus 1 into d. अब अगर यही सम हमें p टर्म्स के लिए लिखना होगा तो this will become Sp is equals to p upon 2 times 2a plus p minus 1 into d, and Sq will be equal to q upon 2 times a plus q minus 1 into d. SP और SQ के लिए हमने S1n के फॉर्मूले को चेंज कर लिया। अब अगर यही फॉर्मूला हम P प्लस Q के लिए लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, एन रिप्लेस हो जाएगा P प्लस Q से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्टार्ट वहां से करेंगे जो हमें कंडीशन दी गई है। गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ q टर्म्स। सो रिप्लेस sp बाय द फॉर्मूला p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से sq को भी रिप्लेस कर दीजिए q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये जो दोनों हमारे पास फॉर्मूलाज की राइट हैंड साइड थी, इनसे हमने sp और sq को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 है तो ये दीज 2 विल बी कैंसल्ड आउट। p को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से, दिस विल बिकम 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, इसी तरह से यहाँ पर q भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 2ap लेफ्ट पर है, मैं 2aq को भी लेफ्ट पर ले जाऊंगी, दिस विल बिकम माइनस 2aq इक्वल्स टू q माइनस 1 इंटू डी, ये राइट हैंड साइड पर है। अब ये p माइनस 1 इंटू डी को हम लेफ्ट से राइट पर ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ देखिए 2a कॉमन टर्म है, 2a कॉमन ले लीजिए, द अनकॉमन टर्म्स आर p माइनस q। राइट हैंड साइड पे देखिए दोनों तरफ दोनों टर्म्स के साथ d कॉमन है, तो d को आप कॉमन ले लीजिए और q को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ p को भी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बिकम q स्क्वायर माइनस q इंटू 1 q, फिर दिस p इंटू p विल बिकम माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस p इंटू 1 विल बिकम p। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है। राइट हैंड साइड पे देखिए मेरे पास जो दोनों पावर 1 वाली टर्म्स थी p और ये माइनस q, इनको मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में कर लिया। इन स्क्वायर वाली टर्म्स में से मैंने नेगेटिव कॉमन लेके p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में कर लिया। d जो कॉमन टर्म थी वो एज इट इज बाहर है। द नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड 2a p माइनस q एज इट इज। राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ p माइनस q फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी और यहाँ पे है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू p प्लस q इंटू p माइनस q। तो यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया फॉर्मूला p प्लस q इंटू p माइनस q और d जो कॉमन टर्म थी वो एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, यहाँ देखिए p माइनस q दोनों जगह p माइनस q कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव 1 माइनस p प्लस q इंटू d। लेफ्ट साइड पर भी p माइनस क्यू की टर्म है, राइट साइड पर भी p माइनस क्यू की टर्म है।
तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यू विल हैव 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस p प्लस क्यू इंटू डी. इस पूरी टर्म को आप राइट से लेफ्ट पे ले जाइए. यू विल हैव 2a माइनस 1 माइनस p प्लस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. और अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अब जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मैंने पहले लिख दिया. 1 नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैंने बाद में लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल्स टू 0. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? एस पी प्लस क्यू की वैल्यू जो हमें प्रूफ करनी है कि 0 के बराबर आनी चाहिए. तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन 2. अब देखिए जो टर्म यहाँ विद इन द ब्रैकेट है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 2 में देखी कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0 के बराबर है. अब ये इसकी वैल्यू 0 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वी विल गेट p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई p प्लस क्यू बाय 2 and 0, we will get the answer 0. So SP plus Q is equals to 0. ये यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, यानी sum of P plus Q terms is equals to 0. The next question is question number 14 of exercise 6.2. Question is, a boy has 231 marbles. He arranges them in rows so that each row consists one marble less than the preceding. It means कि total 231 marbles हैं जिनको अरेंज किया गया है रोज में किस तरह से कि हर रो में उसकी पिछली रो से एक मार्बल कम है. द लास्ट रो कंसिस्ट वन मार्बल ओनली विच फॉर्म्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. और ये जो पूरी अरेंजमेंट बनेगी ये ट्राइंगल की फॉर्म में आ रही होगी और इसकी लास्ट रो जो है उसमें सिर्फ एक ही मार्बल होगा. हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल की बेस यानी जिस रो से हमने स्टार्ट किया था उस रो में कितने मार्बल्स होंगे. इसको समझने के लिए पहले इसकी फिगर देखते हैं. देखें ये बेस है ट्राइंगल की, इसमें कुछ मार्बल्स लगाए गए हैं जिनकी तादाद हमें नहीं मालूम और इनकी तादाद यही इस बेस के मार्बल्स की जो तादाद है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सिर्फ कंडीशन क्या गिवन है कि इस बेस से जो नेक्स्ट रो होगी उसमें बेस के मार्बल से एक मार्बल कम होगा. इसी तरह से उससे जो नेक्स्ट रो होगी उसमें मजीद एक मार्बल कम होगा और इसी तरह से होते होते मार्बल्स की तादाद कम होते होते लास्ट जो रो है उसमें सिर्फ एक ही मार्बल होगा. जो देखिए बेसिकली ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल का कॉर्नर या वर्टेक्स बना रहा है. अब इस कंडीशन को इस डायरेक्शन में यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेने के बजाय हम इस अरेंजमेंट को कंसीडर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि हम अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें. हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग जो रो है वो ये वाली है जिसमें हमारे पास एक मार्बल है. इसके बाद इससे नेक्स्ट रो में 2 मार्बल्स होंगे, उससे नेक्स्ट में एक और बढ़ गया 3 मार्बल्स हो जाएंगे और इसी तरह से होते होते ये जो लास्ट यानी nth रो है इसमें n मार्बल्स होंगे. ऐसा करने से हमें क्या आसानी होगी कि हम एक आराम से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे. देखिए यहाँ पर आपके पास पहली रो में एक मार्बल है 1, सेकेंड रो में 2 मार्बल्स हैं 2, थर्ड रो में 3 मार्बल्स हैं और इसी तरह से ये रोज चलती जाएंगी. लास्ट या nth रो जो होगी उसमें n मार्बल्स होंगे और बेसिकली ये n ही हमें फाइंड आउट करना है बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल. तो बेस के ट्राइंगल की क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है यानी बेस में कितने ट्राइंगल हैं तो वो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए कि n ट्राइंगल्स है बेस में. तो आपके पास यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई 1, 2, 2 मार्बल्स, फिर 3 और लास्ट रो में आपके पास n मार्बल्स हैं. अब यहाँ देखिए Sn जो है 231 के बराबर होगा क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है मार्बल्स की वो 231 है. हम जितने भी मार्बल्स टोटल करेंगे यहाँ से सम अप करेंगे 1 + 2 + 3 एंड प्लस n यहाँ पर जितने भी मार्बल्स होंगे जब तमाम मार्बल्स को सम अप किया जाएगा तो वो आंसर कितने मार्बल्स के बराबर होगी वो वैल्यू 231 मार्बल्स के बराबर. इट मीन्स Sn इज इक्वल्स टू 231. अब यहाँ प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है 1 के बराबर है, फर्स्ट रो में एक मार्बल है तो सो a इज इक्वल्स टू 1. कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर है क्योंकि हर नेक्स्ट रो में पिछली रो से एक मार्बल यहाँ पे ज्यादा हो रहा है. 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है.
n फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला Sn का n/2 2a + n-1 × d, वही फॉर्मूला जो हम पिछले क्वेश्चंस में यूज करते हुए आ रहे हैं। Sn की जगह आप इंसर्ट कर दीजिए 231 = n/2 2 × 1 a = 1 + n-1 d = 1। इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 462। देखें 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट पे, यू विल गेट 462 = n × 2 1s are 2 plus n into 1 is equals to n minus 1 into 1 is equals to 1. 462 is equals to n into n plus 1. Multiply कर दीजिए इस n को within the bracket. You will have 462 is equals to n square plus n. 462 को आप n square plus n के साथ ले आइए तो ये this will become n square plus n minus 462 is equals to 0. Now this is a quadratic equation. You will apply quadratic formula to solve this equation. Quadratic formula is n is equals to, अब ये देखें जहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन में, यहाँ quadratic formula में वही वेरिएबल आएगा। n is equals to -b + √b² - 4ac/2a। अब यहाँ देखिए आपके पास इक्वेशन है n² + n - 462, तो a means the coefficient of n², this is equals to 1. b means the coefficient of n, this is equals to 1. c कांस्टेंट, दिस इज -462। ये तमाम वैल्यूज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग करके, एडिशन करके आप रूट लेंगे वैल्यूज का, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सिंप्लीफिकेशन के बाद n की जो दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, फर्स्ट वैल्यू इज n = 21, सेकेंड वैल्यू इज n = -2। अब हमें मालूम है n शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ n शो करेगा नंबर ऑफ मार्बल्स, तो n = -22 कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगी, तो ये इम्पॉसिबल वैल्यू है, n हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। दूसरी वैल्यू देखिए n की आ रही है 21, इट मीन्स के बेस ऑफ द ट्राइंगल में टोटल 21 मार्बल्स होंगे। इससे हमें ये पता चला कि जिस बेस से हमने ट्राइंगल को फॉर्म करना शुरू किया था, तो उस बेस में 21 मार्बल्स होंगे और उससे जो नेक्स्ट होगी उसमें एक मार्बल कम यानी 20, उससे नेक्स्ट में एक मार्बल मजीद कम यानी 19, और इसी तरह से लास्ट में होते होते 4 3 2 और लास्ट रो में एक मार्बल होगा। तो हमने अपने ईज के लिए क्वेश्चन को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बजाय उस अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन में गिवन थी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हमने अरेंजमेंट लिया था टॉप टू बॉटम, तो इसमें हमारे पास एक सिंपल नेचुरल नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई थी, जिसका हमने सम का फॉर्मूला जिस पे अप्लाई किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। The next question which I am going to explain you is question number 15 of exercise 6.2. The question is, a besieged fortress is held by 5,700 men who have provisions for 66 days. यहाँ पर एक वॉर की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक बिसीज्ड फोर्ट्रेस यानी एक ऐसा फोर्ट्रेस है जिसका मुहासरा किया गया हुआ है, यानी लोग उसके से बाहर नहीं आ सकते। वहाँ पर 5,700 लोग मौजूद हैं जिनके लिए टोटल 66 डेज के प्रोविजंस यानी राशन वगैरह मौजूद है। If the garrison loses 20 men each day, find how many days will the provisions last. यानी अगर उस फौज के रोजाना 20 लोग कम होते जाएं तो ये जो प्रोविजंस हैं जो 66 डेज के लिए मौजूद थे वो मजीद कितने दिनों तक इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी जब जाहिर सी बात है लोग कम होते जाएंगे तो जो प्रोविजंस हैं वो मजीद कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो इसको देखते हैं इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन तकरीबन वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पर टोटल प्रोविजंस 5,700 लोगों के लिए टोटल 66 डेज के प्रोविजंस मौजूद हैं। तो टोटल प्रोविजंस 5,700 मल्टीप्लाई बाय 66, ये आंसर होगा आपका 3,76,200। टोटल SN = 3,76,200। अब यहाँ पे जो प्रोग्रेशन बनेगी, इस प्रोग्रेशन को देखिए, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कितने लोग हैं 5,700, नेक्स्ट डे 20 लोग कम हो रहे हैं, so the next term is next day 5,680 people will be there. उससे नेक्स्ट डे मजीद 20 लोग कम हो जाएंगे, तो ऑन थर्ड डे देयर विल बी 5,660 men, और इसी तरह से ये
प्रोग्रेशन चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे 5700, नेक्स्ट 5680। अब यहाँ पे आपको मालूम करना है कि n ये जो प्रोविजंस जो 66 डेज के लिए थे, अब ये फर्स्ट डे के लिए इतने प्रोविजंस यूज हो गए, सेकंड इतने, थर्ड इतने, तो nth डे तक ये जो टोटल सम है ये कितने दिन तक यूज किया जा सकेगा, यानी आपको n फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Sn की वैल्यू पुट कीजिए, n/2 एज इट इज 2a की जगह 5700 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 20, क्योंकि 20 लोग कम हो रहे हैं तो d इज इक्वल्स टू माइनस 20। यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन विल बी n स्क्वायर माइनस 571n प्लस 37620 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 के बराबर है, तो a इज इक्वल्स टू 1, n का कोफिशिएंट माइनस 71, सो b जो यहाँ वैल्यू यूज होगी दैट इज माइनस 571 और c कांस्टेंट टर्म 37620। इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे, इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी ये रूट के साथ, प्लस 419 एंड माइनस 419। यहाँ से n की दो वैल्यूज एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n के दो आंसर्स आएंगे, n इज इक्वल्स टू 495 और n इज इक्वल्स टू 76। अब देखिए अगर 495 डेज तक प्रोविजन चलेंगे तो ये आंसर इम्पॉसिबल है। 495 डेज तक ये अगर 20 लोग रोजाना कम हो रहे हैं तो 495 डेज तक पहुंचते पहुंचते पूरा गैरेजन खत्म हो चुका होगा, तो ये आंसर इम्पॉसिबल है। और वैसे भी एक लॉजिकल बात है कि अगर 20-20 लोग रोजाना कम हो रहे हैं तो प्रोविजंस ये होगा कि 66 से मे बी 10-15-20 दिन और चल जाए, 495 डेज तक मजीद नहीं चल सकते, तो ये आंसर इम्पॉसिबल है। जो करेक्ट आंसर है दैट इज 76, जो दूसरी वैल्यू आ रही है सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास, यानी अगर 20 लोग रोजाना कम होते जा रहे हैं तो बजाय 66 डेज यूज होने के ये प्रोविजन जो है ये 76 डेज मजीद 10 दिन और इस्तेमाल किए जा सकेंगे। The next question is question number 18 of exercise 6.2. Question is the sum of the first n terms of two arithmetic progressions are as 13 minus 7n ratio 3n plus 1। यानी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम का जो रेशियो है वो ये है 13 minus 7n रेशियो 3n plus 1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स एंड ऑल्सो ऑफ देयर सेकेंड टर्म्स। आपको इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की फर्स्ट टर्म्स का रेशियो निकालना है और सेकेंड टर्म्स का रेशियो निकालना है। सम्स का रेशियो आपको गिवन है और एक चीज और यहाँ मेंशन की गई है कि दोनों प्रोग्रेशंस की एन टर्म्स तक का सम लेना है, यानी अगर फर्स्ट प्रोग्रेशन की 10 टर्म्स को सम किया जा रहा है तो सेकंड प्रोग्रेशन की भी 10 टर्म्स को ही सम किया जाएगा। अगर फर्स्ट प्रोग्रेशन की 50 टर्म्स को सम किया जा रहा है तो सेकंड प्रोग्रेशन में भी नंबर ऑफ टर्म्स 50 ही होंगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं गिवन है, इसको जनरली हमें दो प्रोग्रेशंस कंसीडर करके सॉल्व करना है। देखिए इसको किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने पहला प्रोग्रेशन कंसीडर किया जिसकी फर्स्ट टर्म को हम a सपोज कर रहे हैं एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट प्रोग्रेशन, यानी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस उसका d है, तो इस प्रोग्रेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म किस तरह से आती है, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो वी गेट द सेकेंड टर्म। इसी तरह से थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपके पास फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं a डैश। a डैश कंसीडर करने की वजह यह है कि दोनों प्रोग्रेशंस डिफरेंट हैं, इसकी फर्स्ट टर्म अलहदा होगी, इसकी फर्स्ट टर्म अलहदा होगी, तो इसके लिए हम इसको a डैश सपोज कर रहे हैं। इसी तरह से दोनों प्रोग्रेशंस का कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, तो सेकेंड प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस को हम d डैश से शो कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेशन जो आएगी आपके पास होगी इसकी फर्स्ट टर्म a डैश, सेकेंड टर्म विल बी a डैश प्लस d डैश एंड सो ऑन। फाइंड आउट जो आपको करना है वो है फर्स्ट टर्म्स का रेशियो यानी a रेशियो a डैश और सेकेंड टर्म्स का रेशियो यानी a प्लस d रेशियो a डैश प्लस d डैश। ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि जो पहला प्रोग्रेशन है इसके सम को हम Sn से डिनोट करेंगे
और जो सेकेंड प्रोग्रेशन है उसके सम को हम SN डैश से डिनोट करेंगे। सम कंसीडर करने की वजह यह है कि क्वेश्चन में आपको सम्स का रेशो दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन SN रेशो SN डैश दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 7n रेशो 3n प्लस 1, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की जगह हमने इसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। SN डैश इज इक्वल्स टू n अपॉन 2। देखें यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स है n है, तो n अपॉन 2 विल रिमेन एज इट इज। 2a डैश सेकेंड प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a डैश है, तो यहाँ पे a के बजाय क्या लिखेंगे हम a डैश लिखेंगे प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड प्रोग्रेशन का d डैश है, तो यहाँ हम d की जगह d डैश लिखेंगे। This is equals to 13 minus 7n upon 3n plus 1. अब देखिए यहाँ पे n upon 2 and n upon 2 will be cancelled. You will have 2a plus n minus 1 into d, और डिनोमिनेटर में 2a dash plus n minus 1 into d dash. This is equals to 13 minus 7n divided by 3n plus 1. Say this is equation number 1. इसको हम नेम क्यों कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1? क्योंकि यहीं पर हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ये जो दो हमारी रिक्वायर्ड रेशोज हैं a रेशो a डैश एंड a प्लस d रेशो a डैश प्लस d डैश, फर्स्ट टर्म्स का रेशो और सेकेंड टर्म्स का रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट टर्म के रेशो के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए फर्स्ट टर्म में रेशो क्या होगी, a रेशो a डैश, यानी यहाँ पे ये n माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। n जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी यही होगा, 1 माइनस 1, ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन होगी वो होगी 2a अपॉन 2a डैश। राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां n था वहां वहां आप 1 पुट करेंगे। यू विल हैव 13 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस 1। यहाँ पे 2 and 2 will be cancelled. You will have a upon a dash is equals to 6 upon 4. 13 minus 7 will be equal to 6. 3 plus 1 will be equal to 4. यहाँ आप मजीद कैंसिलेशन कर देंगे, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. You will have 3 upon 2. So the ratio of the first term is equals to 3 ratio 2. ये पहली required value आ गई आपके पास। For the ratio of second terms, we have to put n is equals to 3 in equation 1. अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें n की जगह 3 क्यों पुट करना है। यहाँ देखें सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी, यानी यहाँ a और यहाँ हमारे पास d होना चाहिए। अब यहाँ a के साथ कोफिशिएंट है 2, तो डेफिनेटली d के साथ भी कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, ताकि हम दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकें। और यही सेम सिचुएशन डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। यहाँ a डैश के साथ 2 है, तो यहाँ d डैश के साथ भी 2 होना चाहिए, ताकि हम दोनों टर्म्स से 2 कॉमन ले लें, और हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में a प्लस डी और डिनोमिनेटर में a डैश प्लस d डैश रह जाए। तो यहाँ 2 वैल्यू लाने के लिए लाजमी तौर पर n की जगह 3 होना चाहिए, ताकि 3 माइनस 1 2 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड पर जब हम 3 रिप्लेस किया हमने, तो दिस विल बिकम 2a प्लस 2d, डिनोमिनेटर में 2a डैश प्लस 2d डैश। दिस इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7, n की जगह 3 रिप्लेस हुआ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। लेफ्ट साइड से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव a प्लस d, और डिनोमिनेटर में यू विल हैव a डैश प्लस d डैश। यहाँ 13 माइनस 7 3s are 21, so 13 minus 21 is equals to minus 8. 3 3s are 9, 9 plus 1 is equals to 10. यहाँ 2 and 2 will be cancelled. 2 4s are 8 and 2 5s are 10. You will have a plus d upon a dash plus d dash is equals to minus 4 upon 5. So the ratio of the second terms is equal to minus 4 is to 5. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म्स की ये रेशियोज आ गई, सेकेंड टर्म्स की आपके पास ये रेशियोज आ गई। The next question is question number 19, the last question of exercise 6.2. Find the least value of n for which the sum of the first and odd natural numbers exceeds 5000. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक ऑड नेचुरल नंबर्स की का प्रोग्रेशन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि उसके कितने नंबर्स को हम सम करें कि आंसर जो है वो 5000 से बड़ा हो जाए। अब इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक ऑड नंबर का प्रोग्रेशन है, ऑड नंबर्स का 1 से स्टार्ट होंगे ऑड नंबर्स,
1, फिर द नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कितनी टर्म्स को हम सम करें कि आंसर 5000 से बड़ा हो जाए। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सम 5000 के बराबर है, कि कितनी टर्म्स को हम सम करें कि आंसर 5000 आए। तो जितनी टर्म्स हमें चाहिए होंगी 5000 का सम लाने के लिए, उससे ज्यादा टर्म्स हमें डेफिनेटली चाहिए होंगी 5000 से बड़ा सम लाने के लिए। तो पहले हम Sn ले लेते हैं 5000 के बराबर। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। Sn की जगह हमने 5000 रिप्लेस किया, is equals to n/2, 2 times a will be replaced by 1, d will be replaced by 2। यहाँ 5000 is equals to n/2, यहाँ भी 2 है, इस टर्म में यहाँ भी 2 है, तो 2 will be common। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n + 1 + n - 1। यहाँ 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू विल हैव n × n which is equal to n²। तो इक्वेशन आपके पास आ गई, n² is equal to 5000। यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वेशन का, और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी n is equal to 70.71 जब आप 5000 का रूट लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है n shows नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास n की वैल्यू आ रही है 70.71, तो इसका जो नियरेस्ट होल नंबर है, डेफिनेटली n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी। नियरेस्ट होल नंबर जो होगा इसका, वो होगा 71। यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके लिए 5000 का सम के लिए चाहिए थे। तो आपको फाइंड आउट करना है 5000 से बड़ा कब होगा सम। तो 70.71 से जो नेक्स्ट होल नंबर है दैट इज 71। इट मीन्स जब आप 71 टर्म्स को सम अप करेंगे तो जो सम आएगा वो 5000 से बड़ा हो जाएगा। यानी कम से कम 71 वैल्यूज रिक्वायर हैं, 71 डिजिट्स आप यहाँ पर इस सीक्वेंस के 71 टर्म्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो जो सम आपके पास आएगा वो 5000 के से बड़ा होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 एंड हो गई। इसके हमने तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं उन पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके अपने पेपर की प्रिपरेशन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।